वेलकम टू माय चैनल इग्नूस रिलेटेड क्वेश्चंस MHI 04 का हम पढ़ेंगे 5.2 प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की ओर संक्रमण और विभिन्न दृष्टिकोण। तो इतिहासकारों के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह आती है कि इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं प्राचीन, सबको पता है प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। प्राचीन में किस किस का रास्ता, पाल, चाणक्य और क्षत्रिय, ये सब इन लोगों का रास्ता। मध्यकालीन में अकबर, शहनशाह, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, ये सब मध्यकालीन। आधुनिक में अंग्रेज़ों का रास्ता। तो इन इत्यादि कालों को कैसे बांटा जाए? सब इनको पहले हिंदू, जैसे मैंने अभी आपको पहले बता चुकी हूँ, मुस्लिम, ब्रिटिश, इन तीनों में सबरत कर दिया गया। NRI, हमारे इतिहासकार NRI कहते हैं कि विशिष्ट लक्षणों और ऐतिहासिक परिवर्तन के विशिष्ट पक्षों से जोड़ने पर बल दिया गया। प्रारंभिक मध्यकालीन प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से मध्यकाल की ओर विकास को इंगित करता है। तो जिसमें इस पर जोर दिया गया है। सबसे पहले हम भारतीय राजनीतिक पद्धति और समाज अर्थव्यवस्था अनंत और नित्य है। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में बांटने की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें इतिहास लेखन का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इतिहासकार की ओर चलते हैं कि इतिहासकार क्या कहते हैं। तो सबसे पहले इतिहासकार प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की व्याख्या करने के लिए आर एस शर्मा जैसे इतिहासकारों ने निम्नलिखित विशेषताओं को प्रस्तुत किया। जैसे क्षत्रियों के नेतृत्व में क्षेत्रीय राज्य, अत्यंत केंद्रीकृत अधिकारी वर्ग वाले राज्य विकसित हो गए थे, जहां सत्ता में भूस्वामित्व से उत्पन्न नहीं होती थी, क्योंकि अधिकारों को पारिश्रमिक मुद्रा में दिया जाता था। अर्थव्यवस्था को विशेषताएं नकदी और मुद्रा तंत्र, शहरीकरण, समुद्र पारीय व्यापार, शहरी दस्तकारी इत्यादि थी। तो ये सब इनका कहने का मतलब है कि पहले जो श्रम किया जाता था, मजदूरों से श्रम कराया जाता था, राजा मजदूरों से श्रम कराते थे, व्यापारी व्यापार करता था, तो पहले ज़मीनें दी जाती थी, क्योंकि प्राचीन काल में हमारे जो राजा हैं उन सबके पास ज़मीनें बहुत सस्ती थी ज़मीनें। तो इस प्रकार वो मुद्रा की जगह ज़मीनें देते थे, भूमि जैसे। भूमि मतलब गज, भूमि स्वामित्व, भूमि स्वामित्व मतलब 1 गज भूमि का दे दिया मजदूर को। इस प्रकार नकदी दी जाती थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था इसकी दूसरी हेडिंग है ये। जैसे हम किसी क्वेश्चन को अगर ऐसे याद करेंगे हेडिंग उस, तो हमें जल्दी याद होगा। तो हमारी दूसरी हेडिंग आती है वर्ण व्यवस्था क्या कहती है? तो इसमें उत्पाद पर नियंत्रण क्षत्रियों और ब्राह्मणों का था। जैसे कोई उत्पाद था, व्यापार था, तो उस पर नियंत्रण क्षत्रियों और ब्राह्मणों का था। क्षत्रियों का मतलब व्यापारी, क्षत्रियों का मतलब होता है राजा, वैश्य का मतलब होता है व्यापारी, और ब्राह्मणों का तो सभी को पता है। और शूद्र का मतलब जो मजदूर लोग होते हैं था। तो व्यापारी होने के कारण वैश्य कर अदा करते थे, मतलब जो व्यापारी होते थे वो राजा को कर देते थे, और किसान व्यापार खेती करते थे। शूद्र दास श्रम में, जैसे मैंने आपको मजदूर, तो शूद्र दास श्रम में संलग्न थे। दास प्रथा, उस समय दास प्रथा प्रचलित थी। जैसे उस समय लोगों को धन नहीं था, तो राजा के दास बन जाते थे। जब तक उनका कर्जा नहीं चुकता था वो उनके दास बने रहते थे। तो इस प्रकार दास प्रथा प्रचलित थी। कृषि दास जैसी नहीं थी, पर कृषि थी, वो दास जैसी नहीं थी। कृषि में अब जब चाहे हम कृषि करके, उपजाऊ भूमि में कृषि करके अपनी खेती में सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाकर या गेहूँ का उत्पाद करके हम उसको बेच सकते थे। तो जातियों का बाहुल्य नहीं था। इस प्रकार
अपने परिपक्व रूप में विशेषताएं तीसरी और चौथी शताब्दी में मिलती हैं। अब तीसरे इतिहासकार की ओर मुड़ते हैं हम। तो तीसरे ये सब इतिहासकार क्या कहते हैं, तो इस तरह मुड़ते हैं डी कौशाम्बी। ये इतिहासकारों के नाम लिखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हिस्ट्री में हमें सबसे पहले इतिहासकारों के नाम लिखेंगे तो उसी में हमें सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो हम इतिहासकारों के नाम फिर रिपीट करते हैं। डी कौशाम्बी, RS शर्मा, BNS यादव। ये सब इतिहासकार क्या कहते हैं, समांती राजनीतिक पद्धति के आधार मूलधार ये 3 है। तो पहली है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, मुद्रा नकदी अर्थव्यवस्था पर आधारित मौर्य राजा की एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था के विखंडन से सत्ता के विभिन्न केंद्र उत्पन्न हुए हैं। इसका दूसरा आता है उस काल के धार्मिक या गैर धार्मिक, धार्मिक मतलब पूजा पाठ, गैर धार्मिक जैसे हम यहाँ बोलते हैं सरकारी और गैर सरकारी। तो पहले था धार्मिक, गैर धार्मिक। भूमि अनुदानों में भी प्रशासनिक अधिकार सम्मिलित थे, जिनके कारण प्राधिकार और प्रभुसत्ता का विखंडन हो गया। तीसरी हेडिंग आती है परंपरागत लेखन में राज्यों को राजतंत्र मानते थे, जिनमें अधिकारी वर्ग के मध्यम सत्ता अधिकार राजाओं के पास होती थी। जो सत्ता होती थी वो राजाओं के पास होती थी, धार्मिक कार्य ब्राह्मणों के पास होता था, और किसानों का काम व्यापारियों के पास होता था, और दासों का काम मजदूरों जो मजदूर करते थे, किसान की मदद करते थे, वो शूद्र होते थे। इसमें ये सब कहा गया। अब तीसरी हेडिंग आती है NRA ने मध्यकाल को 3 अवस्थाओं में बांटा था, 7वीं से 12वीं, 12वीं से 16वीं, 16वीं से 18वीं। तो ये वे मध्यकाल को निम्नलिखित विशेषता बताते हैं। NRA मध्यकाल की विशेषता क्या कहते हैं कि साम्राज्य क्षेत्रीय हो गए, उनको यूरोप के राज्य और राष्ट्रों के समान माना गया। अर्थव्यवस्था की प्रकृति परिवर्तित होकर कृषि के स्थान पर मुद्रा लेन देन पर आधारित हो गई। तो जब आधुनिक समय आया तो अर्थव्यवस्था पहले भूमि दी जाती थी, अब कृषि की जगह मुद्रा लेन देन पर आधारित हो गई। तीसरा आता है भाषा, साहित्य, लिपि इत्यादि के विकास के मामले में क्षेत्रीय विशेषताएं सुदृढ़ हो गई। चौथा, इस काल में धर्म की विशेषता अनेक संप्रदायों उप संप्रदायों की प्रचुरता थी। पांचवा, कला पूर्वी उड़िया, मध्य भारती, पश्चिमी भारती और मध्य दक्षिणी जैसी विशेष क्षेत्रीय शाखाओं में वर्गीकृत हो गई। अब NRA की पूर्व धारणा थी कि समानता सिद्धांत और मान्यता पर आधारित है। अब इस पूर्व धारणा की महत्वपूर्ण विशेषताएं, पहली हेडिंग आती है हमारी राजनीतिक व्यवस्था का विखंडन। यह प्रक्रिया मौर्य काल की केंद्रीकृत नीति के विपरीत थी और उत्तर गुप्त काल में सुदृढ़ हुई थी। राज्य की मूल विशेषताएं थी, इसमें समानतो, महासमानतो, अर्ध स्वतंत्र शासकों के वर्ग थे। दूसरे आती है भू संपत्ति वाले समूह का उदय। इसका श्रेय भूमि अनुदानों को प्रचलन दिया जाता था। प्रारंभिक मध्यकाल में ईसा युग की प्रारंभिक शताब्दी बाद तक केवल ब्राह्मणों, धार्मिकों, संस्थाओं को दिए जाते थे, और भूमि अनुदान अलग अलग व्यक्तियों और गैर धार्मिक उद्देश्य के लिए दिए गए थे। अब तीसरी आती है प्रतिरूप का महत्वपूर्ण संगठक तत्व, बाजार अर्थव्यवस्था, व्यापार, शहरीकरण कमजोर होना, सेवाओं के बदले में जमीनें दी जाती। मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उस समय ज़मीनें सस्ती थी, मजदूरों को, किसानों को राजा ज़मीनें दे देता था। तो इसमें आ चुका है कि सेवाओं के बदले ज़मीनें दी जाती थी। कृषि अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ